गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लैम्डा वेवलेंथ की एक अपरिगामी तरंग यानी स्टेशनरी वेव के लिए जो वेव इक्वेशन है इसको हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। साई इक्वल टू सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है, जहाँ पर साई है वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस में वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेव फंक्शन क्या होता है? जैसे एक वेव है वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है, ये वाला वेव का जो आयाम है, तरंग का जो आयाम है, उस आयाम को एम्पलीट्यूड को वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करती है साई। और सी है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, अधिकतम आयाम है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, यानी तरंग का जो अधिकतम आयाम है उसको ये सी रिप्रेजेंट करता है, इसका मान कांस्टेंट होता है। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसका एक्स के सापेक्ष से डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, दोहरा अवकलन करेंगे, तो निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होगी। डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। ये इक्वेशन नंबर हो गई, सेकंड हो गई। अब देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट जो है, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट में सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इक्वल टू साई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 से इसकी जगह हम साई पुटअप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई। अब देखिए हमने क्या लिखा है इसमें, देखो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये केवल एक ही एक्सिस में, यानी पार्टिकल हमने माना है कि एक ही डायमेंशंस में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन पार्टिकल कैन मूव इन 3 डायमेंशंस एक्स वाई और जेड। यदि पार्टिकल तीनों दिशाओं में मूवमेंट कर रहा है तो उस कंडीशन में हम इस समीकरण को निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई करेंगे। ठीक है ना। ये जो इक्वेशन लिखी है हमने ये 3 डायमेंशंस में पार्टिकल के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए आप हमने इसमें डेल स्क्वायर, इन तीनों में हम क्या कर रहे हैं कि साई कॉमन ले रहे हैं, तो पीछे क्या रहेगा डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साई को हम बाहर ले आए इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई। ये जो हमने लिखा है ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं डेल स्क्वायर, यानी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस पूरी क्वांटिटी को नाम दिया गया डेल स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। इसका नाम है लैप्लेसियन ऑपरेटर, इसको कहा गया है। इसका मतलब क्या होगा, इस जगह क्या आ गया, इस जगह डेल स्क्वायर आ गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई। ये इक्वेशन बन गई। अब देखो हम क्या करेंगे, डी ब्रोगली जो एक संबंध है हम जानते हैं, क्या होता है डी ब्रोगली संबंध, लेमडा इक्वल टू क्या होता है H अपॉन एम वी होता है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम लेमडा का जो मान है ना ये वाला इस जगह पर रख देंगे, तो क्या बन जाएगा ये
डेल स्क्वायर साई इक्वल टू -4π² अपॉन लेमडा स्क्वायर नीचे है तो ये आ जाएगा h², ऊपर ले जाओ m² v² को तो ये m² और v² हो जाएगा और साई यहाँ पर ही है। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 4th। अब देखिए कि किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी E है, वह उसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस है पोटेंशियल एनर्जी दोनों का क्या है, योग होती है। यानी E बराबर क्या माने हम, टोटल एनर्जी E बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या है K मान लें और इसको मान लें हम V मान लें। तो E बराबर क्या हो गया K प्लस है V हो गया और K बराबर क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V हो जाएगा। और ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल है वो V वेग से गति कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, K बराबर हो जाएगी 1/2 mv²। m उस पार्टिकल का मास है तो ये क्या बन गया, ये 12 mv² इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V हो जाएगा। ओके अब या mv² बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर ले जाओ आप साइड में तो 2E माइनस V और v² क्या हो जाएगा, v² बराबर 2E माइनस V अपॉन m हो जाएगा। ओके अब हम क्या करेंगे, जो v² का मान है ये वाला, ये हम इक्वेशन नंबर 4 में इस जगह पर पुट अप कर देंगे। ओके तो क्या बन जाएगा, ये डेल स्क्वायर साई इक्वल टू -4π² m² अपॉन h²। ओके और v² का मान ये रख देंगे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में 2E माइनस V अपॉन m और साई यहाँ पर पहले से ही है। ओके ये 1m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू -4π², सॉरी 8 हो जाएगा, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8π² और ये m रहेगा यहाँ पर E माइनस V साई अपॉन क्या है h²। अब हम क्या करें, इसको दे ले आओ आप लेफ्ट साइड में ले आओ तो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस हो जाएगा 8π² m अपॉन h² E माइनस V साई इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन नंबर आप 5 मान लीजिए। ओके आज तो कि हम जानते हैं कि इसके बराबर क्या था हमारा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y² प्लस था डेल स्क्वायर अपॉन डेल z²। तो हम यहाँ पुटअप कर देंगे ये मान तो बन जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x², डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y², डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल z² प्लस 8π² m अपॉन h² E माइनस V साई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 6। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 दोनों ही श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिए आप दोनों समीकरणों में टाइम जो समय है वो कहीं पे भी नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो समीकरण 5 और 6 दी गई हैं वो टाइम पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब हम समीकरण जो 5 है इसका एक रूप और हम शो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, इसको इधर ले जाओ आप वापिस इस वाले पार्ट को, तो क्या बन जाएगा, ये डेल स्क्वायर साई इक्वल टू -8π² m अपॉन h² E माइनस V साई इक्वल टू बराबर कुछ नहीं है, सही आ गया। ओके
अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया क्वेश्चन 5 में, इस वाले पार्ट को हम राइट साइड में ले गए तो ये बन गया -8π² m/h² e - v साई बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को दोनों तरफ, उपरोक्त समीकरण को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -h²/8π² m से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। तो क्या बन जाएगा, देखो -h²/8π² m del² साई इक्वल टू है -8π² m/h² e - v साई, और मल्टीप्लाई में क्या है, -h²/8π² m है। देखिए इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, तो पीछे क्या रहेगा, देखो आप इसका अंतिम परिणाम क्या हो गया कि -h²/8π² m del² साई इक्वल टू क्या हो गया, दोनों प्लस हो गए, ये कैंसिल हो गया, तो e - v साई बन गया, ये शेष रहेगा, उसको प्रिंट कर लो आप, तो ये बन गया e साई - v साई। अब हम क्या करेंगे, देखो इस v साई वाले पार्ट को, v यहाँ पर क्या है, ये v यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, e यहाँ पर क्या है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वाले पार्ट को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, -h²/8π² m del² साई प्लस v साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, e साई आ जाएगा। इसमें साई कॉमन आ गया तो पीछे क्या रहा, -h²/8π² m del² और प्लस v, और कॉमन आ गया इसमें साई इक्वल टू e साई। आप देखिए, आप जो e है ना, इसकी जगह यहाँ पर क्या है, दोनों पार्टों में ये साई साई आएगा इस साइड में, आप इसकी जगह क्या है, की जगह ये वाला पार्ट है -h²/8π² m del² प्लस v है, और इस वाले पार्ट को नाम दिया गया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h, यानी -h²/8π² m del² प्लस जो v है, इसको नाम दिया गया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, h आ गया, तो ये बन गया h साई इक्वल टू गया e साई, h साई इक्वल टू e साई, ये श्रोडिंगर समीकरण का ही एक रूप है, ये h साई इक्वल टू e साई। आप ध्यान दीजिए, आप जो इसमें h लिखा है आपने, ये h वास्तव में क्या है, यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वास्तव में क्या है, तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये क्या है, ये पार्टिकल की कुल एनर्जी, कुल ऊर्जा है, तो इसके बराबर क्या है, ये वाली है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल की, यानी m मास वाले पार्टिकल की टोटल एनर्जी को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h कहते हैं। दोबारा देखिए आप कि m मास वाले किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी, ये वाली और ये वाली टोटल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h कहते हैं। इस तरीके से ये वाली इक्वेशन नंबर 5 थी बनी, 6 थी, और इक्वेशन में इसको 7 मान लो आप, 5, 6 और 7 तीनों ही श्रोडिंगर समीकरण हैं। इन श्रोडिंगर समीकरण का जो सॉल्यूशन किया गया, हल किया गया, तो साई जो है उसकी डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त हुई, विभिन्न मान प्राप्त हुए, और इसमें अधिकतर मान क्या थे, इमेजिनरी थे, काल्पनिक थे। तो साई के वही मान सही पाए गए जो कि निम्नलिखित 3 कंडीशंस को वे फॉलो करते हैं। पहला है कि साई का जो मान है वो मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यानी साई का
एक ही मान होना चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर साई का यानी वेव फंक्शन का एक ही मान होगा, वो ही वेव फंक्शन रियल होगी, बाकी सारी क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी। दूसरा पॉइंट है साई वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, यानी वेव फंक्शन में क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन में सडन चेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है साई मस्ट बी फाइनाइट, यानी साई का जो मान है वो निश्चित यानी परिमित होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूस और फाइनाइट, ये तीन जो पॉइंट्स को जो मानती है वो इस साई के रियल मान को या वास्तविक मान को रिप्रेजेंट करती है। तो ये श्रोडिंगर समीकरण एवं उसके हल के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। थैंक यू।